गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैंने बहुत सारे इक्वेशंस को बोर्ड के ऊपर बैलेंस करके दिखाया था और मैंने बोला था कि आप जो अपनी टेक्स्ट बुक है वहाँ से अब इक्वेशंस को बैलेंस कीजिए, वहाँ से इक्वेशंस को उठाइए और बैलेंस कीजिए। अदरवाइज़ मैं भी बहुत सारी रिएक्शंस आपको दूंगा डेली जो आपको बैलेंस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर को। अब हमने इक्वेशन बैलेंस्ड क्या होती है, अनबैलेंस्ड क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड हमने देखा था। मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, बट इस मेथड से सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाती है, तो नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसने अभी हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है CO2। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है। देखिए, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन बैलेंस है। तो अब ये इक्वेशन बस हमारे को ये बता रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं। अब ये नहीं बता रही है ये इक्वेशन कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, कार्बन कौन से फेज में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऑक्सीजन गैस क्या है, और ये CO2 जो बनी है वो क्या है, प्रोडक्ट किस स्टेट में, मतलब फिजिकल स्टेट है जो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो ये इक्वेशन हमारे को नहीं बता रही है। उसके बाद ये जो रिएक्शन है ये किसी कैटालिस्ट की हेल्प से हो रही है, इससे हीट जनरेट हो रही है, या फिर इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हीट की नीड है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन ये हमारे को नहीं दे रही है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। तो मीन्स मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि एक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे हो सकती है। तो देखिए, मेथड्स to make chemical equation more informative। हम केमिकल इक्वेशन को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि वो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। जैसे हम कैसे बना सकते हैं, पहला स्टेप हम इसके अंदर लेते हैं। फर्स्ट वन इज by indicating physical states of reactant and products। कि जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं हम केमिकल इक्वेशन में। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर रिएक्टेंट सॉलिड कंडीशन में है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं स्मॉल s विद इन ब्रैकेट्स। अगर लिक्विड है तो हम यूज़ कर सकते हैं L, स्मॉल l। अगर वो है गैसियस स्टेट में है तो हम यूज़ कर सकते हैं स्मॉल g विद इन ब्रैकेट्स। उसके बाद अब कई बार हमारे को मिल जाता है क्या, एक्वस सॉल्यूशन। तो हम एक्वस सॉल्यूशन को केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट कर सकते हैं AQ से, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टेट दिखाएंगी हमारे को केमिकल इक्वेशन में। फिजिकल स्टेट्स दिखाएंगी किसकी, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी एग्जांपल लिखता हूँ इसमें। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाता है CO2। तो अब देखिए, कार्बन किस स्टेट में है, तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कार्बन को बताता हूँ कि कार्बन है सॉलिड स्टेट में। तो मैं कंप्लीट सॉलिड ना लिख के कार्बन के राइट हैंड साइड में, हमेशा ही कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। तो कार्बन के राइट हैंड साइड में या जो भी सब्सटेंस है उसके राइट हैंड साइड में एक सिंबल यूज़ करूँगा। सॉलिड था तो हमने स्मॉल s यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। अब ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। तो ऑक्सीजन को मैं कैसे लिख दूंगा, ऑक्सीजन को मैं लिख दूंगा ऐसे। तो इट मीन्स अगर केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट के साथ स्मॉल s है, इट मीन्स उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है, सॉलिड। अगर किसी रिएक्टेंट के साथ स्मॉल g है तो वो कैसा है, गैस। अब जो बन रहा है इसके अंदर, जो बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, गैस। CO2 इज ए गैस। तो इस तरह से हमने सिंबल का यूज करके अब केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। अब ये हमारे को
रिएक्शन कैसे हो रही वो तो बता रही है, अब साथ के साथ ये बता रही है कि कार्बन कैसा था, ऑक्सीजन कैसा था, किस फिजिकल स्टेट में था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया हमने लेते हैं कि एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देते हैं वाटर। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर। अब इस केस में हाइड्रोजन कैसी स्टेट में होती है, गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी कैसी स्टेट में, गैसियस में, पर जो वाटर बनता है वो कैसा बनता है, लिक्विड। वाटर कैसा बनता है, लिक्विड। तो जैसे हमने यूज कर लिया सॉलिड का, गैस का, गैस का, गैस, गैस और लिक्विड। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट को बता सकते हैं कि अगर वाटर के साथ साइड में लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है स्मॉल एल, इट मीन्स वाटर किस कंडीशन में बना है, लिक्विड कंडीशन में। उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट करते हैं एक्वा सॉल्यूशन। जैसे हमने ले लिया कि हमने रिएक्शन करवा दी NaOH प्लस HCl और इन्होंने रिएक्ट करके बनाया हमारे को NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। देखिए अब इस केमिकल इक्वेशन से हमारे को फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं NaOH। अब जो NaOH है ना, ये सिंपली हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। इसका कैसा सॉल्यूशन लिया है, एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन लेने मीन्स हमने वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा था NaOH को, सॉल्यूशन लिया, प्योर NaOH नहीं है। तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया और एसिड का HCl का भी हमने कैसा सॉल्यूशन लिया, एक्वस। कैसा सॉल्यूशन लिया, एक्वस। अब जो NaCl बना, यहाँ से NaCl बना, तो NaCl भी कैसा बना, सॉलिड। NaCl कैसा बना, सॉलिड। और जो वाटर बनता है यहाँ पे, वो कैसी कंडीशन में होता है, लिक्विड। वो कैसी कंडीशन में होता है, लिक्विड। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारे को रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है कि NaOH का कैसा सॉल्यूशन लिया था, एक्वस। HCl का कैसा सॉल्यूशन लिया था, एक्वस, वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा था। NaCl कैसा बना, सॉलिड, और वाटर कैसा था, लिक्विड। तो ये था पहला मेथड या पहला स्टेप है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नोट कीजिए। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर मैं जब लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर साथ के साथ नोट करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं जितना भी बोर्ड पे एक टाइम पे लिख सकता हूँ उतना लिखने के बाद आपको टाइम दूंगा कि आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो आप आगे से ऐसा ही कीजिएगा। मैं जब आपको टाइम दूँ लिखने का तभी आप नोट कीजिएगा, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, नोट तो होता रहेगा। ओके, चलो हो गया नोट, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। तो चलिए, मैंने अपने मार्कर को भी रिफिल कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये देखा फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है सर बाई इंडिकेटिंग formation of a precipitate। बाई फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। तो ओके, तो अभी पहले तो हम यही देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो देखिए मैं प्रेसिपिटेट को ही बता देता हूं पहले। देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट which separates out from reaction mixture after completion of reaction। कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, तो हमने दो रिएक्टेंट लिए, मान लीजिए
एक रिएक्टेंट ए था, दूसरा रिएक्टेंट बी था, ये दोनों ही सोल्यूबल थे। अब यहाँ से रिएक्शन से बना सी और डी, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो अब इनमें से कंसीडर कीजिए कि जो एक प्रोडक्ट है वो इनसोल्यूबल, हम मान लेते हैं सी। सी क्या है? इनसोल्यूबल। तो अब ये जो सी है ये इनसोल्यूबल है। तो अब होगा क्या? रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जैसे हमने ये बीकर लिया था, हमने इसके अंदर डाला क्या था? a प्लस बी, बना क्या? c प्लस डी। तो अब जो c था वो इनसोल्यूबल नहीं, सॉरी जो d था डी सोल्यूबल था। डी तो डिजोल्व हो रहा, डी तो जो सोलवेंट था यहाँ पे, तो रिएक्शन मिक्सचर उसके अंदर डिजोल्व रहा, अलग से नहीं दिखा। बट जो सी था वो इनसोल्यूबल था। इनसोल्यूबल होने की वजह से वो नीचे ऐसे ऐसे बैठ जाएगा या फिर रिएक्शन मिक्सचर में अलग से दिखेगा। तो अब जो ये सी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, देखिए एक प्रोडक्ट है और इनसोल्यूबल है, अब ये रिएक्शन मिक्सचर से अलग दिखता है, इसलिए मैंने वर्ड लगा सेपरेट्स आउट। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि रिएक्शन के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट जो इनसोल्यूबल हो और जो रिएक्शन मिक्सचर से क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट, अलग से दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक रिएक्शन की टाइप होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा और इसके अंदर भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है। वेरी गुड, ओके, नोट कर लिया। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। ओके, तो देखिए प्रेसिपिटेट आपको समझ आया। तब जो प्रेसिपिटेट है उसको हम कैसे दिखाते हैं? प्रेसिपिटेट के बनने को हम कैसे केमिकल इक्वेशन में दिखा सकते हैं? कैसे? बाई ए डाउन हेड एरो। बाई ए डाउन हेड एरो। डाउन हेड एरो का मतलब है ये इस तरह से। अगर मैंने एरो का हेड नीचे की तरफ करके लगाया किसी भी प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में, इट मीन्स वो उसका प्रेसिपिटेशन हुआ है, प्रेसिपिटेट बना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एक रिएक्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब फिजिकल कंडीशन दिखाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लिया, साथ में हमने लिया बेरियम क्लोराइड, साथ में हमने लिया बेरियम क्लोराइड, और इसका भी कैसा सॉल्यूशन था? एक्वस सॉल्यूशन। अब इस रिएक्शन से हुआ क्या? एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम था बेरियम सल्फेट, जिसका नाम था बेरियम सल्फेट, और साथ में बना HCl, साथ में बना HCl। तो जो HCl था ये तो आया एक्वस कंडीशन में, डिजोल्व है वाटर के अंदर, सेपरेट आउट नहीं हुआ। बट जो बेरियम सल्फेट है इसने अलग से वाइट कलर का एक पपड़ी सी वाइट कलर का, तो देखिए मैंने इसके राइट हैंड साइड में एरो लगा दिया, मैंने इसके राइट हैंड साइड में एरो लगा दिया। इट मीन्स बेरियम सल्फेट का क्या बना है? प्रेसिपिटेट। तो ये क्या बना है? प्रेसिपिटेट। और जो प्रेसिपिटेट है वो भी क्या होता है? सॉलिड। जो प्रेसिपिटेट है वो भी क्या होता है? सॉलिड। अब जो ये बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसा बनता है? वाइट। तो ये बनता है वाइट प्रेसिपिटेट। कैसी कंडीशन, फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। तो इस तरह से हमने रिएक्शन के अंदर देखा कि पहले तो दोनों ही सोल्यूबल थे, ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व है, ये भी वाटर के अंदर डिजोल्व। जब इन्होंने रिएक्शन की तो हुआ क्या? जो सल्फेट था वो तो किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ। जो क्लोरीन था वो किसके साथ आ गया? हाइड्रोजन के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। इससे हुआ बना क्या? बेरियम सल्फेट साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। वो एक्वस कंडीशन में तो डिजोल्व है, वो अलग से नहीं दिख रहा है, बट ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, बीकर के अंदर हमारे को व्हाइट कलर दिखाई देगा। अब उस व्हाइट कलर किसका है? बेरियम सल्फेट का। तो एक सॉलिड की फॉर्म में बना। तो हमने प्रेसिपिटेट बनने को कैसे दिखाया? डाउन हेड एरो से। आप तो इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चलो नोट कीजिए। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो हो गया नोट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखिए, अब मैंने एक एग्जांपल दिया, आगे बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने प्रेसिपिटेट बनता है केमिकल इक्वेशन में कैसे दिखाया जाता है उसको भी हमने देख लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई बुक्स के अंदर ये डाउन हेड एरो का यूज़ नहीं किया जाता। हो सकता है उसके ब्रैकेट में सॉलिड लिख दे, तो वो सॉलिड अगर लिखा मिलता है उसका मतलब भी प्रेसिपिटेशन ही होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे
by indicating a evolution of a gas, कैसे? बाई अप हेड एरो, और कैसा होता है ये? ऊपर की तरफ। कि अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की राइट हैंड साइड में किसी इक्वेशन में अप हेड एरो लगा दिया तो उसका मीन्स है कि वो एक गैस है और वो गैस बनी है, इस रिएक्शन के दौरान वो गैस बनी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम रिएक्शन करवाएं जिंक सॉलिड, किस कंडीशन में? सॉलिड, और इसको डाला जाए HCl में, इसको डाला जाए HCl का कैसा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? जिंक सॉलिड HCl के साथ रिएक्शन करवा दी तो होता क्या है? बनता क्या है? जिंक क्लोराइड। बनता क्या है? जिंक क्लोराइड, और साथ में जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। अभी हाइड्रोजन गैस बनी है तो कई बुक्स यहाँ पे हो सकता है G लगा दें, उसका मतलब भी यही है, बट कई बार ऐसे भी मिलेगा आपको। तो अगर अप हेड एरो किसी प्रोडक्ट के साथ में लगा है, इट मीन्स वो गैसियस है, वहाँ पे उस रिएक्शन के अंदर वो गैस बनी है। तो इस रिएक्शन के अंदर जब जिंक ने HCl एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसका साल्ट बना जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो एवोल्यूशन ऑफ ए गैस कैसे दिखा सकते हैं हम? राइट हैंड में G लिख के गैसियस को इंडिकेट करके, या फिर अप हेड एरो लगा के। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इसका दिया। अब देखिए डिफरेंट रिएक्शन जब हम करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल खुद ही हो जाएंगे, तो बस मैं तो समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट, बाई इंडिकेटिंग ए कंसंट्रेशन, बाई इंडिकेटिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स या फिर बेस, कि एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को भी हम शो कर सकते हैं। जैसे इसी रिएक्शन को लीजिए, जिंक था सॉलिड प्लस HCl, और कैसा था HCl? एक्वस, और एक्वस में भी कैसा था? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट के लिए हम यूज करते हैं Dl। अब यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो देखिए कैसे कंसंट्रेशन को दिखा, दो तरह की होती है। एक तो डाइल्यूट, तो डाइल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म से, और एक होती है कंसंट्रेटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से, कंसंट्रेटेड। तो जो एसिड है वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, तो हम पूरा डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड ना लिख के डाइल्यूट के लिए यूज करें DIL डॉट, और कंसंट्रेटेड के लिए यूज करें CUNC डॉट। तो इस तरह से हम एसिड की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। तो देखिए जिंक प्लस HCl, अब कैसा था? एक्वस था, और कैसा था? डाइल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन था, साथ में डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं था। तो अब रिएक्शन फिर से वही होनी है, ZnCl2। अब ये जो जिंक क्लोराइड है ये एक्चुअल में क्या होता है? प्रेसिपिटेट। जो जिंक क्लोराइड है वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट, या फिर सॉलिड कंडीशन में मान लीजिए आप डिजोल्व होता है। तो मैंने इसका लिखा नहीं था। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट भी हमने दिखा दी, उसके बाद हमने एसिड की कंसंट्रेशन भी बता दी, प्रेसिपिटेट कैसे बनता है वो भी बता दिया, साथ में जो हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं बन रही, गैस कैसे बन रही है, गैस से बनती है तो कैसे इंडिकेट करना वो हमने बता दिया। इसके बाद बस एक स्टेप और है, वो स्टेप क्या है? इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, हो गया नोट? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, वो क्या होगी? वो होगी सर बाई इंडिकेटिंग क्या? रिएक्शन कंडीशन। बाई इंडिकेटिंग रिएक्शन कंडीशंस। अब रिएक्शन कंडीशंस का मतलब क्या है? कि रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे को हीट देनी पड़ रही है या उस रिएक्शन से हीट निकल रही है। अच्छा, किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत है या नहीं है? ओके, उसके बाद हाँ बस यही है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, कैटालिस्ट है या नहीं है, प्रेशर कितना है। तो रिएक्शन कंडीशन का मतलब है फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड प्रेशर,
एंड थर्ड हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। अब देखिए टेम्परेचर को कैसे इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर को लिख के, प्रेशर को भी लिख के, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट को भी लिख के, उसका सिंबल या फिर फॉर्मूला लिख के। तो अब ये तीनों ही कहाँ लिखे जाते हैं, ऑन दी एरो, ऑन दी एरो। अब कैसे समझते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल हमने लिया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गैसियस कंडीशन में, उसको रिएक्ट करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, उसको रिएक्ट करवाते हैं हम हाइड्रोजन गैस के साथ, तो बनता क्या है, बनता है सर मिथेनॉल, CH3OH। और कैसा, लिक्विड कंडीशन में, कैसा, लिक्विड कंडीशन में। क्या है ये, मिथाइल अल्कोहल। अब क्या होता है मिथाइल अल्कोहल, ये पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के 4th चैप्टर के अंदर। अभी बस इतना रिएक्शन देखिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। बट कैसे, अब ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, ये रिएक्शन तब होगी जब इसको हम टेम्परेचर दें 300 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हम प्रेशर दें 300 ATM, और जब हम इसके अंदर प्रेजेंस किसकी हो, जिंक ऑक्साइड की, और साथ में कौन हो, क्रोमियम ऑक्साइड, साथ में कौन हो, क्रोमियम ऑक्साइड। तो देखिए हमने टेम्परेचर को इंडिकेट कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू लिख के कि जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होनी है। हमने प्रेशर को इंडिकेट कर दिया, प्रेशर की वैल्यू लिख के। हमने प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की, कैटालिस्ट कौन सा चाहिए उसको भी हमने इंडिकेट कर दिया, उनके फॉर्मूले लिख के। तो इस तरह से रिएक्शन कंडीशन क्या क्या है वो हमने बताया। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को कैटालिस्ट का ना पता हो, चलो देखिए कैटालिस्ट को हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं, कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट सब्सटेंसेज विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेज जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को कि फास्ट कर दे या फिर स्लो कर दे। रिएक्शन फास्ट हो रही है बट हमारा मन कर रहा है कि ये स्लो हो, तो हम एक ऐसा कैटालिस्ट लेंगे जो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, एक ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा। तो जो सब्सटेंस लिया है जिसने स्पीड को स्लो कर दिया वो क्या है, कैटालिस्ट। या फिर रिएक्शन धीरे धीरे हो रही थी, रिएक्शन धीरे धीरे हो रही, स्लो हो रही है बट उसको फास्ट करना है, तो हमने एक ऐसा सब्सटेंस लिया जिसकी वजह से वो रिएक्शन फास्ट बहुत जल्दी से हो जाए। तो अब वो सब्सटेंस जिसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया वो भी क्या है, कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ये कभी डिटेल में बात करेंगे। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज जो केमिकल रिएक्शन की रेट को या फिर स्पीड को कंट्रोल करते हैं, कि स्पीड को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। जनरली यूज किए जाते हैं बढ़ाने के लिए, जनरली यूज किए जाते हैं बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो बढ़ाएं वो पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो घटाएं वो नेगेटिव कैटालिस्ट। तो इस तरह से होता है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस, जैसे इस रिएक्शन को अगर हम इनके बगैर करवाएं तो बहुत ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, बट इनके साथ इस कंडीशन में आसानी से रिएक्शन हो जाती है। तो ये थी रिएक्शन की कंडीशंस। उसके बाद चलो एक पॉइंट और कर लेते हैं हम रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। क्या कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया ये, ओके नोट कीजिए। ओके वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो जो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वो क्या है, नेक्स्ट हो सकता है बाई इंडिकेटिंग एब्जॉर्प्शन या फिर रिलीज, एब्जॉर्प्शन या फिर रिलीजन हम कह सकते हैं, रिलीजन ऑफ हीट। कि रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर उस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है। तो अब वो कैसे करते हैं, देखिए एब्जॉर्प्शन को हम दिखाते हैं बाई
राइटिंग या तो डेल्टा या फिर हीट या फिर सिंपली एनर्जी ऑन आर एस कि किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं सी बनाने के लिए, ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं सी बनाने के लिए। तो अब इनको रिएक्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब इनको सी बनाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने कैसे दिखाया हीट के एब्जॉर्प्शन को? रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी साइड थी? रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी साइड थी? प्रोडक्ट साइड। तो हमने रिएक्टेंट साइड में लगा दिया क्या? हीट का सिंबल डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, हीट का सिंबल। ओके, ट्रायंगल। अब या फिर इसको मैं इसकी बजाय मैं क्या लिख देता? हीट। या फिर इसकी बजाय मैं क्या लिख देता? एनर्जी। तो चाहे आप डेल्टा यूज़ कीजिए, चाहे हीट यूज़ कीजिए, चाहे एनर्जी, बट एब्जॉर्प्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एब्जॉर्प्शन है, तो कहाँ पे लगाना होगा? रिएक्टेंट साइड में। अगर रिलीजन है कि हीट रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन से, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? उसको हम दिखाते हैं सारे बाई राइटिंग डेल्टा और एनर्जी और हीट ऑन पीएस कि अगर रिलीज हो रही है। मीन्स दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई, ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं z, तो ये बनाते हैं z। तो इस रिएक्शन से ये हीट को जनरेट कर रहे हैं, इस रिएक्शन से हीट निकलती है, तो हम हीट को दिखाएंगे प्रोडक्ट साइड में या फिर डेल्टा यूज़ करेंगे। अब डेल्टा की बजाय मैं क्या भी लिख सकता हूँ? एनर्जी, या क्या लिख सकता हूँ? हीट, जो भी मर्जी आपका, बट ज़्यादातर आपको डेल्टा ही मिलेगा। ओके, तो अब ये रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है? हीट जनरेट हो रही है। तो हमने कहाँ पे लिखा? प्रोडक्ट साइड में। हमने जो डेल्टा का सिंबल यूज़ किया वो कहाँ पे यूज़ किया? प्रोडक्ट साइड में। ये कौन सी साइड थी? रिएक्टेंट साइड। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं केमिकल इक्वेशन में? हम इसको इंडिकेट करते हैं, अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट साइड में यूज़ करेंगे डेल्टा का, अगर हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइड में यूज़ करेंगे डेल्टा का। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इक्वेशन हमारे को क्या दे? इन्फॉर्मेशन। तो ये थे कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स, जिससे आप केमिकल इक्वेशन को बड़े अच्छे से आप उस केमिकल रिएक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो रीडर को, कि जो हम जैसे बुक पढ़ते हैं तो बुक में लिखा मिलेगा आपको बहुत सारे रिएक्शंस में। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए, हर केस का मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। अब जैसे इनका एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए? वाटर। तो इनको चाहिए होती है एनर्जी, जो एनर्जी हम देते हैं किसकी फॉर्म में? वो एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इसका भी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे आप बोलते हो, लाइम बोलते हो, वो उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के अंदर। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, सफ़ेदी को, लाइम होता है सफ़ेदी को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो आपने देखा होगा जो बिकर के अंदर आप ये डिज़ोल्व कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उस बिकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी बाहर निकली है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? एनर्जी बाहर निकली है। तो उस रिएक्शन से एनर्जी बनी है। तो अब इसमें क्या होता है? ये बनता है सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है एक्चुअल में? पीपीटी होती है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलती है एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी निकलती है, ऐसे इंडिकेट करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी निकलती है, जिस रिएक्शन के होने से एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जिन रिएक्शंस के अंदर, देखिए ये दोनों जो रिएक्शंस थी, कहाँ लिखूँ,
ये दोनों जो रिएक्शन है, देखिए ये दोनों जो रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को बोला जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो देखिए आप बड़े ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कॉमन सेंस से भी पता लग गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज जनरेटेड और हीट इज रिलीज। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाए, बाहर निकल जाए। देखिए एक्सो मीन्स बाहर, तो रिएक्शन से हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर बोलेंगे सर एग्जांपल बताओ, ये हो गया एग्जांपल। उसके बाद पूछोगे सर व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शन विच रिक्वायर हीट टू कैरी आउट। जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे को हीट देनी पड़े, जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलोगे सर एग्जांपल बताओ, तो ये है एग्जांपल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं क्या बनाने के लिए, वाटर, बट जब उनको क्या मिले, एनर्जी, किसकी फॉर्म में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। आगे बात करेंगे हम। तो ये था हाउ वी कैन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। आई होप आपको समझ आया है। चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। तो चलिए आज हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। ओके, अभी मैं करवाने को और भी करवा सकता हूँ जैसे मैंने सोचा, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपकी जो क्लास है वो काफ़ी छोटी है, तो इतनी छोटी सी क्लास में वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए अभी बस यही टॉपिक करवा रहा हूँ कि हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। आई होप आपको समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।